अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, सपोज़ करो कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स की ख़ास बात यह है कि बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। मतलब ये है कि इन पार्टिकल्स के ऊपर बिल्कुल सेम चार्ज है, लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स के जो मासेस हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के लिहाज से मैसिव है। पर हमें कैसे मालूम होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पार्टिकल का मास ज़्यादा है या किस पार्टिकल का मास कितना है। अब ये कोई बड़े ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि हम तराजू के ऊपर रखें और मास को मेजर कर लें। तो यकीनन इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कहलाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। और इस मेथड के ज़रिए, इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम किसी भी पार्टिकल के मास को मेजर कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने से कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक्चुअली है क्या। देखो, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस का नाम है, और ये डिवाइस जो है वो क्यों इस्तेमाल होती है, इससे हम सेपरेट कर लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द मास। यानी कि मास के लिहाज से हम पार्टिकल्स को या आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। इट वर्क्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। और एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जाती है चार्ज पार्टिकल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं फिर उनको डिफ्लेक्ट कराया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से, और मेन चीज़ ये है कि कितना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, उससे जो है हम पार्टिकल के मास को मालूम कर सकते हैं। तो बस ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस का काम ये है कि इसके ज़रिए हम सेपरेट कर लेते हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। सादे अल्फाज में कहा जाए तो पार्टिकल्स को मास के लिहाज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच पार्टिकल इज हैवियर देन द अदर। ओके, और ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है कुछ इस किस्म की इसकी शक्ल होती है, जिसकी आगे मैं वीडियो में वर्किंग समझाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से काम करता है। काम करने का उसूल क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मास स्पेक्ट्रोग्राफ। देखो, हम जो स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ रहे हैं बेसिकली वो बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है या मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है, और ये ऑपरेट करता है एक प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल क्या है, सेपरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स हम आयन भी कहते हैं, बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशो या चार्ज टू मास रेशो के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि उस पार्टिकल का चार्ज और मास का आपस का रेशो कितना है, और उस रेशो के ज़रिए हम सेपरेट कर लेते हैं मुख्तलिफ पार्टिकल्स को। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, बाय पासिंग देम थ्रू अ वेलोसिटी सेलेक्टर। सबसे पहले एक वेलोसिटी सेलेक्टर से गुजारते हैं और फिर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ कई टाइप के होते हैं, बट हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेसिकली वो बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। और इसका मेन मकसद क्या है, वाई इज इट यूज्ड। ये इसका प्राइमरी यूज़ ये है कि ये एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करता है आइसोटोपिक मासेस को और रिलेटिव अबंडेंसेस को। ये क्या चीज़ है, इसको आप समझो। देखो, किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब उन आइसोटोप्स में से किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है, ये बेसिकली हम पता कर सकते हैं। और दूसरी बात, ज़्यादा कौन सा वाला जो है वो मास पाया जाता है, ज़्यादा कौन सा वाला आइसोटोप पाया जाता है, ये भी हम पता कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूरेनियम की एग्जांपल लेते हैं। अब यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है 92 और 235, जो कि फिजनेबल होता है, फिजन रिएक्शन करता है, बट ये पाया जाता है सिर्फ 0.7%। और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट पाया जाता है वो पाया जाता है 92 और 238 वाला, और ये अप्रॉक्सीमेटली 97% ये वाला आइसोटोप पाया जाता है। तो हमें कैसे पता चल रहा है भाई कितना परसेंट कौन सा आइसोटोप पाया जा रहा है, किसका मास ज़्यादा किसका कम। तो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ को। ठीक है, अब देखो किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, फिर हम वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले हमें एक आयन की सोर्स चाहिए जो आयन को प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस को प्रोड्यूस करती है किसी भी गैस से, और ये जो आयंस होते हैं फिर उनको एक्सेलरेट कराया जाता है इन फॉर्म ऑफ अ बीम। तो मान लो कि ये आयन की सोर्स है यहाँ के ऊपर ना, मतलब कोई भी आयन की सोर्स है, यानी जो भी एलिमेंट है जिसको हम डिटेक्ट करने वाले हैं बेसिकली वो किसी न किसी सोर्स से एमिट होगा, और वो भी होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और इनको गुजारा जाता है दो स्लिट से, एक को S1 कहते हैं, एक को S2 कह देते हैं। देखो, पार्टिकल जब मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, पर हम चाहते हैं कि वो इन फॉर्म ऑफ बीम
एक बीम की शक्ल के अंदर ट्रैवल करे तो हम उसको स्लिट से गुजारेंगे, तो बाकी कहीं से जाएगा नहीं, बल्कि बीम की शक्ल में यहाँ से जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। अब हमें चाहिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा पार्ट जो कि वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है। इसके अंदर दो परपेंडिकुलर फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है कि सिर्फ वही आयंस जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी वो पास करते हैं अनडिफ्लेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो वहाँ से जब आयन गुजरता है तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के गुजरता है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का मेन मकसद यही है कि सिर्फ वो पार्टिकल की एक ख़ास वेलोसिटी होनी चाहिए जो हम दे पार्टिकल को कि वो अनडिफ्लेक्टेड वहाँ से गुजर जाए, यानी कि उस चार्ज की वैल्यू के ऊपर, उस वेलोसिटी की वैल्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ये आगे हमारे पास एक बॉक्स, ये वेलोसिटी सेलेक्टर का होता है। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जिसको ई से जाहिर करते हैं। और यहीं पर ही हम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, और डॉट की सूरत में जाहिर कर रहे हैं। आप जानते हैं डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होती है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटसाइड है, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही होगी, ये तो परपेंडिकुलर हो गई ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रही है एक्स एक्सिस में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 ये आउटसाइड आ रही है, यानी कि Z एक्सिस में, स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर दोनों अप्लाई हुई हुई हैं। और तीसरा जो है वो डिफ्लेक्शन चैम्बर कहलाता है, जो कि मैग्नेटिक एनालाइजर भी कहलाता है। इसका मेन मकसद क्या है? ये कंटेन करता है एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को जिसको B2 से जाहिर करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आयंस हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट होता है, और उसी डिफ्लेक्शन की वजह से बेसिकली वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसी चैम्बर के अंदर एक फोटोग्राफिक प्लेट भी लगाई जाती है या डिटेक्टर भी लगाया जाता है, और वो रिकॉर्ड करते हैं कि वो आयन कहाँ जाकर टकरा रहा है, मतलब कि किस पॉइंट के ऊपर टकरा रहा है। तो ये भी इस डिफ्लेक्शन चैम्बर के अंदर मौजूद होता है। देखो ऐसे, ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक एनालाइजर। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम B2 से जाहिर कर देंगे। B1 का काम था वेलोसिटी सेलेक्टर का, जो कि B1 और E दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर, और B2 का काम है पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कराने का। और इधर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है, ये डिटेक्टर लगा होता है, तो पार्टिकल किस पॉइंट के ऊपर टकरा रहा है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखकर हमें पता लग जाता है, या डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पार्टिकल टकराया है। सही है, ये मेन इसकी कंस्ट्रक्शन है। काम किस तरीके से करेगा? सबसे पहली बात यह है कि जो आयंस हैं उनको पास कराया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर से, और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करते हैं, मैग्नेटिक एनालाइजर में पहुंचते हैं, और फिर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट रेडियाई से। मास पे डिपेंड करता है रेडियस, वो आगे डेरिवेशन में क्लियर होगी। और फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पर कि किस पॉइंट के ऊपर जाकर वो पार्टिकल टकरा रहा है। अब आप देखना, S1 और S2 की वजह से एक बीम गुजरेगी, ये गुजर के इस पॉइंट तक आ गई, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल ही आगे बढ़ेगा, जिस पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, E और B1। फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होंगे, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, तो मुख्तलिफ पार्टिकल जो है वो मुख्तलिफ रेडियाई मूव करेंगे इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पर 3 किस्म के मासेज हैं। लेट से एक मास था जो कि इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उसका रेडियस ज़्यादा है, फिर ये कम रेडियस के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये कम रेडियस के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि मतलब समझ लो मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं जो कि सेपरेट हो गए। डिटेक्टर में कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, डिटेक्टर में कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, तो हमें नज़र आ गया भाई कि ये सेपरेट हो गए। अब सेपरेट तो हो गए, पर हम कैसे नापें किसका मास कितना है, तो वही आगे समझते हैं डेरिवेशन में। मास ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात जो आपने समझनी है ना बच्चों, वो ये समझना है कि ये वेलोसिटी सेलेक्टर काम कैसे कर रहा है। एट वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बैलेंस करती है मैग्नेटिक फोर्स को।
इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करती है मैग्नेटिक फोर्स को, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब जाके काम चलेगा। अब पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है, E बराबर होता है F/Q के, ठीक है। और इस केस के अंदर क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो ये बराबर होगा F/E के, ठीक है। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो आपको पता है कि F का आंसर आ जाएगा E/E के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और पार्टिकल का चार्ज कितना है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको E से जाहिर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q/E के बराबर होता है, लेकिन Q की जगह पे हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। अब इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर होता है तो QVB होता है। Q चार्ज को जाहिर कर रहा है जो इस केस के अंदर E के बराबर है, V वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है, और B जाहिर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। और आपको पता है यहाँ वाली वेलोसिटी सेलेक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 से जाहिर कर रहे हैं हम, तो E से E कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आप वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा काम है, वो काम ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दें मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर दें, तो बेसिकली हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिलेगी, और इस वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले 3 स्टेप में करना है इस डेरिवेशन को हमने ना। तो सबसे पहले हमने एट वेलोसिटी सेलेक्टर मालूम करा, वेलोसिटी सेलेक्टर वाले पॉइंट के ऊपर हमने फोर्सेस को बैलेंस करा, इस तरह से याद रखना, फोर्सेस बैलेंस करी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगी, तभी तो यहाँ से पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के गुजर गया है। ओके, अब आ जाओ, अब सेकंड जो पार्ट है हमारा वो ये है कि कौन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ा रहा है, कौन इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का है कि भाई कौन उनको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो ये होगा एक्सेलरेशन वाला पार्ट, कौन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखिए पार्टिकल्स को जो एनर्जी दी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वो एक्चुअली किस वजह से है, सही, किस वजह से है, वो है बेसिकली यहाँ पर अप्लाई की गए वोल्टेज की वजह से। जो हमने वोल्टेज अप्लाई करें वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वोल्टेज की वजह से सारा काम होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, यानी कि जो वर्क डन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है वो बराबर होता है Q/V के, यानी कि वोल्टेज के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के, और वर्क डन बराबर होता है Q/V के। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो चार्ज है वो हर जगह पर हम लोग E लिख रहे हैं ना, Q की जगह पे E पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा EV के बराबर। ध्यान रखना ये जो है ना ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, गलती से भी कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से एक काम करो, V² की वैल्यू को अलग करो, तो V² बराबर आएगा, V² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा EV पहले से लिखा हुआ था, और अभी क्या हो गया 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा M। और अगर आपको V की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का 2EV/m के बराबर। तो देखो वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वेलोसिटी सेलेक्टर को इस्तेमाल करा, वेलोसिटी सेलेक्टर से हमें ये कंडीशन पता लग गई। सेकंड, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करवाई जा रही है जिससे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, उसके वेलोसिटी निकाल ली। अभी जो तीसरा पार्ट है वो इस डिफ्लेक्शन को जाहिर करेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक एनालाइजर के ऊपर क्या हो रहा है। तो तीसरा जो पार्ट है इसका वो होगा एट मैग्नेटिक एनालाइजर। अब मैग्नेटिक एनालाइजर में क्या हो रहा है, जैसी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने वाली फोर्स का नाम तो आपको पता ही है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है। जैसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। अब दोनों के फॉर्मूले पुट करो,
सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल घुमाने वाली जो फोर्स होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, पर परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा को हटा देते हैं, ये आ जाएगा सीधा सीधा, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू जो है वो चार्ज है, चार्ज को ई से जाहिर कर रहे हैं, वेलोसिटी वी है, और मैग्नेटिक फील्ड को B2 से जाहिर कर रहे हैं। तो एक V से एक V हो गया कैंसिल, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई, M की वैल्यू अलग कर लो, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमें तो M ही कैलकुलेट करना है। M बराबर आ जाएगा EB2, साथ में मल्टीप्लाई हो गया R, और डिवाइड में चला गया हमारे पास V की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास हमें पता है V की वैल्यू बराबर है √2EV, ये वोल्टेज वाला है कैपिटल वाला, डिवाइड बाय M, इसको V की जगह पे पुट करना है ताकि M का आंसर आ जाए। सो M बराबर आ जाएगा हमारे पास, M इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है EB2R, EB2R, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है E है, B2 है और R है, और नीचे वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू है 2EV ओवर M के बराबर, ये वैल्यू थी 2EV ओवर M। ओके, मैंने पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करके M का फॉर्मूला अलग करना है, अब दो M है ना, तो ख़त्म करना पड़ेगा इसको। सबसे पहली बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा M स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा E स्क्वायर, दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2EV ओवर M हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजेंगे, एक M से एक M हो जाएगा कैंसिल, एक E से एक E हो जाएगा कैंसिल, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। M का एक फार्मूला बन गया, M का फार्मूला हमारे पास बन गया, E आ गया, R का स्क्वायर आ गया, ठीक है, B2 का स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में लिखा हुआ है हमारे पास 2V यानी कि वोल्टेज। अब समझने वाली बात यह है कि किसी भी पार्टिकल का मास मालूम करने के लिए हमें E पता होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, R रेडियस जो कि हम मेजर करेंगे कि भाई ये कितने रेडियस के अंदर मूव कर रहा है, जो भी होगा रेडियस पता लग जाएगा हमें, R मेजर कर लेंगे। B2 मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद अप्लाई की है और वोल्टेज भी हमने खुद ही दिए हुए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जो मास होगा बेसिकली वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, जो रेडियस के लिहाज से हमें देखना है, ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, रेडियस पर, E पर और V पर। बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो बेसिकली जो मास है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर के ऊपर, अगर बाकी सारी चीज़ें हम कांस्टेंट रखें। तो इस तरीके से हमें मालूम हो जाएगा कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा मैसिव होती है, यानी कि जितना उसका मास ज़्यादा होता है उतना ही उसका रेडियस ज़्यादा होता है। सही है ना, तो हमें पार्टिकल का पता लग जाएगा कि पार्टिकल का मास कितना है, और यही बेसिकली हमारे इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम था, जिसके ज़रिए हम चार्ज पार्टिकल्स के को सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। ठीक है बच्चों, सो डेरिवेशन को याद रखो, कंस्ट्रक्शन वर्किंग को याद रखो, और कोई सवाल है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।